A shaft supported at the ends in ball bearing carries a straight tooth spur gear at its mid span. कोई shaft है जो दोनों ends पे बॉल बियरिंग के थ्रू सपोर्ट किया गया है और इस shaft के बिल्कुल बीच में एक स्पर गियर यूज किया गया है टू ट्रांसमिट द पावर। क्योंकि हम जानते हैं कि shaft से पावर ट्रांसमिट करने के लिए या तो पुल्ली यूज करते हैं या तो गियर्स। इट इज़ टू ट्रांसमिट 7.5 किलोवाट एट 300 RPM। इस shaft को 300 RPM पर 7.5 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करना है। गियर के बारे में बताया गया है कि इसका पिच सर्कल डायमीटर 150 मिलीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग एंड गियर आर 100 मिलीमीटर, यानी कि गियर मिड स्पैन पे पुट किया गया है और यहाँ से दोनों तरफ जो बियरिंग्स हैं वो 100 मिलीमीटर अपार्ट हैं। अलाउएबल शियर स्ट्रेस ऑफ स्टील shaft इज 45 मेगापास्कल। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ shaft। द प्रेशर एंगल ऑफ द गियर मे बी टेकन एज 20 डिग्री। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि shaft पे केवल ट्विस्टिंग लग रहा है कि केवल बेंडिंग लग रहा है कि दोनों लग रहा है, लेकिन ये हम लोगों को खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर गियर लगा है और पावर ट्रांसमिट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि shaft में ट्विस्टिंग तो हो रही है, टॉर्क तो जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर गियर लगा है तो कोई और दूसरा इसके साथ जो मैसिंग गियर होगा वो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स की वजह से इस shaft में बेंडिंग भी जनरेट होगी। तो क्वेश्चन पढ़ने से ही हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये कंडीशन है shaft अंडर कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। आप फिगर में देख सकते हैं, एक shaft है जो कि दोनों तरफ से बियरिंग से सपोर्टेड है। मिड स्पैन पे गियर है, स्पर गियर। बियरिंग का गियर से जो डिस्टेंस है वो है 100 मिलीमीटर। गियर का पिच सर्कल डायमीटर है 150 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तक गियर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग उसको समझते रहिए। सबसे पहले हम गिवन डाटा नोट कर लेंगे। कितना पावर ट्रांसमिट करना है वाट में, 7500 वाट। स्पीड होनी चाहिए 300 RPM। पिच सर्कल ऑफ गियर 0.15 मीटर है। यहाँ पर मीटर में हमने कन्वर्ट किया है क्योंकि हमको कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि इसी यूनिट में हमको कैलकुलेट करनी है। जो टोटल लेंथ है एक बियरिंग की दूसरे बियरिंग से वो है 200 मिलीमीटर, तो मीटर में हो जाएगी 0.2 मीटर। shaft के मटेरियल का शियर स्ट्रेस है 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड प्रेशर एंगल ऑफ गियर 20 डिग्री। तो देखिए, क्वेश्चन तो ये कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट का है, यानी कि हमको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दोनों ही यूज करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में केवल shaft के शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है, और जबकि नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी में हमको नॉर्मल स्ट्रेस की भी वैल्यू चाहिए होती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का ही यूज करेंगे। चूँकि पावर नोन है इसलिए टॉर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। T = 60P डिवाइडेड बाई 2πn। पावर है 7500 और स्पीड n है 300। तो यहाँ से टॉर्क जो आएगा वो आएगा 238.7 न्यूटन मीटर।
ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है पावर का। तो यहाँ से जो यूनिट आती है टॉर्क की, वो आती है न्यूटन मीटर में। अब इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, टॉर्क क्या है, जैसे यहाँ से शैफ्ट को और गियर को साइड से देखा जा रहा है अब इस कंडीशन में, तो जाहिर सी बात है कि एक टूथ, जब इस गियर के टूथ को कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेगा तभी ये गियर रोटेट होगा और शैफ्ट को रोटेट करेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स जनरेट हो रहा है F, और इसी F की वजह से शैफ्ट में टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ शैफ्ट है वहाँ से टेंजेंशियल फोर्स F के बीच की डिस्टेंस है R। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, T इक्वल टू F इंटू R। तो यहाँ से F क्या हो जाएगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय R। अगर R को हम डायमीटर के टर्म लिखे तो हो जाएगा D/2। तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 2T/D। यहाँ पर D क्या है, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द गियर इन मीटर, और टॉर्क हमने किस में रखा है अभी, न्यूटन मीटर में। तो टॉर्क की और डायमीटर की वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ जो टेंजेंशियल फोर्स आएगा वो आएगा 3182.7 न्यूटन। अब ध्यान इसमें ये देना है कि ये जो टेंजेंशियल फोर्स F है ये रिस्पॉन्सिबल है गियर को रोटेट करने के लिए, यानी कि इस F की वजह से शैफ्ट में एक टॉर्क जनरेट होगा, न कि कोई बेंडिंग। क्योंकि बेंड होने के लिए शैफ्ट को शैफ्ट के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगना चाहिए, यानी कि अलोंग द सेंटर ऑफ द शैफ्ट। तो गियर के केस में जो नॉर्मल लोड होता है, जैसे ये तो हो गया टेंजेंशियल फोर्स F जो कि गियर के सर्कमफेरेंस पे अप्लाई हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन जो नॉर्मल लोड होगा वो एक्ट करेगा एग्जैक्टली ऑन द शैफ्ट, और इसकी टेंडेंसी होगी शैफ्ट को बेंड करने की। तो नॉर्मल लोड का फार्मूला है गियर के लिए, नॉर्मल लोड W इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स Ft डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा है प्रेशर एंगल और Ft है टेंजेंशियल फोर्स ऑन द गियर, विच इज 3182.7 डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री, यह आएगा 3387 न्यूटन। यानी कि गियर की वजह से इस शैफ्ट में एक नॉर्मल लोड भी एक्ट कर रहा है ऑन द शैफ्ट विच विल बेंड द शैफ्ट। तो ये जो नॉर्मल लोड है ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर बेंडिंग ऑफ द शैफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इतना लोड 3387 न्यूटन का लोड इस शैफ्ट के बीचों बीच अप्लाई हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हम एक बीम की तरह कंसीडर कर सकते हैं जो सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसके मिड स्पैन पे एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमारा पर्पज ये है ये कैलकुलेट करना कि पूरे इस सिस्टम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना एक्ट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले जिनको आप याद भी कर सकते हैं। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके मिड स्पैन पे कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL/4। यहाँ W क्या है, जो लोड एक्ट कर रहा है वो है, L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा 169.4 न्यूटन मीटर। अब हम D एज्यूम कर लेते हैं डायमीटर ऑफ द शैफ्ट। तो इक्विवेलेंट टॉर्क कितना होगा अब, TE होगा √m² + T²।
m है बेंडिंग मोमेंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और t है ट्विस्टिंग मोमेंट। तो यहाँ से इक्विवेलेंट टॉर्क आ जाएगा 292.7 न्यूटन मीटर। अब फिर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मिलीमीटर में, तो 292.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्विवेलेंट टॉर्क होता है π/16 टाउ डी क्यूब। तो हमने इक्विवेलेंट टॉर्क कैलकुलेट किया अभी 292.7 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/16। मटेरियल का शियर स्ट्रेस यहाँ पर गिवन है विच इज़ 45 मल्टीप्लाइड बाई डी क्यूब। यहाँ से डायमीटर आ जाएगा 32, लेकिन 32 मिलीमीटर सैफ्ट का स्टैंडर्ड साइज नहीं है, तो 32 मिलीमीटर के आगे जो स्टैंडर्ड साइज है सैफ्ट का वो है 35 मिलीमीटर। तो यहाँ से जो हमारा डिज़ाइन होगा वो होगा सैफ्ट का 35 मिलीमीटर डायमीटर। अगर इस क्वेश्चन में सैफ्ट के मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेस गिवन होता तो हम यहाँ पर दूसरी थ्योरी भी लगाते और ज़रूर लगाते, लेकिन चूँकि सिग्मा की वैल्यू नहीं नोन है इसलिए हम इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। या तो फिर हमको क्वेश्चन में कहा जाए कि आप एज्यूम करिए कोई सुटेबल डाटा, तब हम एज्यूम कर सकते हैं। फिर हम वही काम करेंगे कि देखेंगे कि दोनों थ्योरी से किस में डायमीटर ज़्यादा आ रहा है, जो डायमीटर ज़्यादा आएगा उसी को हम फिर उसमें अडॉप्ट कर लेंगे।